आज हम बात करेंगे राहु के गोचर के बारे में। राहु ट्रांजिट, राहु का गोचर, राहु का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आप जो मार्केट में लोग प्रिडिक्शन दे रहे हैं, और मैं मार्केट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारी जगह जो 12 राशियों की प्रिडिक्शन लोगों ने लिख रखी है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ एक लॉजिक है कि अगर इस भाव में राहु है या आपकी राशि से इस भाव में है तो ये होगा, तीसरे भाव में है तो ड्राइविंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या ब्रदर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, 10 में पहुंच गया तो कर्म से रिलेटेड होगा। ऐसी निरर्थक प्रिडिक्शंस को अगर आप फॉलो करते हैं, मैं इनको तोते जैसी प्रिडिक्शन कहता हूं कि जैसे तोते ने पर्ची निकाली और प्रिडिक्शन दे दी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो हम समझाने वाले हैं, जो हम समझने वाले हैं कि आप मैंने एक राहु ट्रांजिशन चक्र क्रिएट किया, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी ब्लर दिख रहा है, इसको मैं स्क्रीन पे डिटेल में दिखाऊंगा, राहु ट्रांजिशन चक्र। और जिस समय राहु का और केतु का राशि परिवर्तन होगा, उस समय किस तरीके का प्रभाव राहु लेकर आएगा आपके चार्ट के अंदर, हम वो समझेंगे। और ये बहुत सिंपल स्टेप्स आप समझ जाएंगे इस चक्र को यूज करके। क्लासिक्स के अंदर, नारद पुराण के अंदर बहुत एक बेसिक रूल है जिसके बेसिस पे किसी भी ग्रह के गोचर का फल निकाला जाता है। उस रूल को प्लस मूर्ति निर्णय एक रूल होता है, उसको, इन सारी चीजों को मैंने कंबाइन करके ये ट्रांजिशन चक्र बनाए हैं। और इसको आप बहुत सिंप्लिसिटी से, आप जब भी राहु ट्रांजिट होगा किसी भी राशि में, आज से 1.5 साल बाद अप्रैल 2022 में मेष में जा रहा है, उसके बाद कभी वो पाइसेस में जाएगा क्योंकि उल्टे वक्री चलते हैं राहु। ये सारा जितना भी चक्र है आप इसे खुद समझ पाएंगे, खुद यूज कर पाएंगे, और अपने कुंडली में उस समय आप ये खुद निकाल लेंगे कि मेरे लिए ये राहु और केतु का गोचर किस तरीके का प्रभाव लाएगा, शुभ लाएगा अशुभ लाएगा। जब हम ये निकाल लें पहले पार्ट में कि ये शुभ है या अशुभ है, उसके बाद ही तो हम ये देखेंगे ना कि किस राशि के लिए कैसा प्रभाव देगा। अगर सपोज आपकी कुंडली में राहु अच्छा प्रभाव दे ही नहीं रहा है, तो आप कैसे समझेंगे कि ट्रांजिट में क्या होगा। बिना समय को और नष्ट करें, सबसे पहले आप इस चार्ट को समझिए, इस चक्र को देखिए, और इतना सिंप्लीफाइड एस्ट्रोलॉजी की तरफ हम जाते हैं। चैनल का नाम ही सिंप्लीफाइंग एस्ट्रोलॉजी है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत एफर्ट करा है। अगर आपका ज्योतिष में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, थोड़ा भी आप लॉजिकल रीजनिंग के साथ अपने लिए प्रोडिक्शन चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए, और आपके लिए ये जरूर एक एनलाइटनिंग और एक हेल्पफुल वीडियो साबित होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, एक मैंने बनाया हुआ है राहु का ट्रांजिशन चक्र, और एक मैंने बनाया मूर्ति निर्णय चक्र। ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। इसके बाद जब हम इसमें और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, दूसरे तीसरे चौथे स्टेप पर पहुंचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितने सिंपली आप इस शीट को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने लिए अपने पास हैंडी रखिए, और जब भी राहु का ट्रांजिट होगा तो आप इसको हमेशा अपने लिए यूज कर सकते हैं। सो ये चक्र क्या है? नारद पुराण के अनुसार किसी भी ग्रह की जो जन्म के चंद्रमा के समय, आपके मून साइन से, अब आप देखिए कि जो लोग ये बता रहे हैं कि आपके लगन में राहु यहां पहुंच गया या वहां पहुंच गया, वो वाली प्रेडिक्शंस हैं, वो कैसे निरर्थक हो जाती हैं एक सेकंड के अंदर, कि जब तक आप अपने मून साइन से नहीं देखते। सो ये एक शीट है जो सिंपली क्लासेस के रूल में नारद पुराण और बाकी जो मूल चिंतामणि उन सब में जिसका उल्लेख है, उसके बेसिस पे शीट बनाइए कि अगर सूर्य आपके जन्म जन्मा से तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थान पर पहुंच जाए तो वो शुभ फलदायी होता है। इसको भी आप इग्नोर कर दीजिए, ये आगे आने वीडियोस में मैं से कवर करूंगा। ये वेद स्थान होता है, वेद स्थान की क्या वैल्यू है, और चंद्रमा के लिए ऐसी 1, 3, 6, 7, 10, 11 ये पोजीशंस अच्छी होती हैं। मंगल के लिए 3, 6, 11, इस तरीके से पूरी मैट्रिक्स है। अब आप इसको कुंडली में कैसे लगाएं? अगर आप ज्योतिषी नहीं है तो आप क्या करें? इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो इसको सिंपल करके, ये राहु का ट्रांजिशन चक्र है, जहां जहां आप ये ग्रीन बॉक्सेस देख रहे हैं, तो सपोज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको देखिए कि ये क्या है। ये दो चार्ट आपके पास अगर है तो आप जिंदगी में कभी भी राहु का मोशन तो आप निकाल लेंगे। बाकी वीडियोस जब आएंगे, बाकी ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स के, तो उसमें मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि ये बाकी वीडियोस का क्या बाकी सारे चार्ट्स का क्या मतलब है, और बाकी सारे चार्ट्स का भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं।
सो आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, सपोज आप यहाँ लिखा है योर मून साइन, तो यानी अगर सपोज आपकी राशि है से सिंह राशि है, सिंह राशि है और आज मेष में राहु का गोचर है, तो यहाँ पर अभी इस नंबर को इग्नोर कर दीजिए, ये वेद स्थान का नंबर है, वेद क्या होता है इसमें हम अभी नहीं जा रहे हैं। सो ये यहाँ पर खाली है, रिक्त है ये स्थान। अब हम देखते हैं कि मेष के लिए मिथुन राशि को लेते हैं, मिथुन राशि में मेष के आगे ग्रीन है, यानी कि राहु का ट्रांजिट मिथुन राशि के लिए नैसर्गिक रूप से, जेनरिक रूप से शुभ फलदायी होता है। लेकिन हमें ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें मैंने दो मेन फैक्टर्स के बेसिस पे किया, जिसके ऊपर ही बाकी सारी चीजों का आधारशिला की तरह यूज होते हैं। सो ये मूर्ति निर्णय चक्र है। सो मूर्ति निर्णय चक्र ये कैसे बनाया मैंने, ये क्लासिक का रूल है कि अगर आपका जन्म के चंद्रमा से जिस समय प्लैनेट ट्रांजिट हो रहा है, तो सपोज अप्रैल 2022 में जब राहु ट्रांजिट हो रहा है, उस समय जो चंद्रमा है वो उस समय सिंह राशि में है। सो जब हमें चंद्रमा की सिंह राशि मिल गई, तो अब आप ये कुंडली में खुद लगाएंगे तो आप हो सकता है कि आधा एक घंटा लग जाए इसको करने में, बट आप इस चक्र पर आइए। अगेन हम देखते हैं मिथुन राशि है। अब मिथुन राशि के लिए जिस समय मेष में राहु ट्रांजिट हो रहा है, तो अब हमें ये देखना है कि ट्रांजिट साइन ऑफ मून क्या है। अब हमें पता चल गया कि राहु जा रहा है, राहु जा रहा है मेष में, दैट इज एरीज में, और मून कहां है उस समय, सिंह में। ये है अप्रैल 2022। सो अप्रैल 2022 में ये दो सिचुएशन ये दो चीजें कंसिडर करेंगे सबसे पहले। तो अब आप देखिए कि मिथुन राशि के लिए सिंह का जो वो है ओवरऑल ट्रांजिशन मून जब होता है नेटल में, तो ये कॉपर यानी ताम्र। सो इसमें चार मूर्ति निर्णय में चार मूर्तियों का उल्लेख है, स्वर्ण, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और आयरन। इसी ऑर्डर में ये शुभ फलदायी होती हैं, और आयरन तक जाते जाते ये निरर्थक हो जाती है, इसका शुभ फल देना असंभव सा हो जाता है। तो अब अगर आपका राहु ट्रांजिट हो रहा है, अब आप ऐसे सोचिए कि आपकी जब युति से 22 साल के आप थे या 23 साल के थे, 22 में आप 2022 अप्रैल से कंफ्यूज हो सकते हैं, आप 23 साल के थे तब सपोज राहु मेष में जा रहा है। अब 18 साल बाद राहु फिर से मेष में आएगा, क्योंकि 18 साल का चक्र होता है राहु का पूरा ट्रांजिट करने का। तो जब आपकी उम्र 23 + 18 इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 11, और आप हो जाएंगे 41 ईयर्स के। 41 में फिर से मेष में जाएगा। तो क्या 23 साल में जो इवेंट्स हुए हैं वो सारे 41 में होंगे? नहीं, डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंस आएगी कि उस समय आपके जन्म चंद्रमा से सिंह राशि के चंद्रमा, जो सिंह राशि का चंद्रमा था अप्रैल 2022 में, जब आप 23 साल के थे, जब वो 41 में पहुंचेंगे तो सिंह का होगा या नहीं होगा। सो इस तरीके से मैंने मूर्ति निर्णय चक्र बनाया यहाँ पर किसी भी राशि के लिए जब उस समय का मून होता है। अब लेकिन इसको आपको डायरेक्टली यूज करने से उतना लाभ नहीं होगा, तो अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप पर। अगला स्टेप सबसे जरूरी स्टेप है, इसे ध्यान से देखिए। वीडियो को पॉज करके आप एक चाय भी लेकर आ सकते हैं अगर आपको कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये समझ लिया तो आप कभी भी राहु का केतु का ट्रांजिट अपने जीवन में समझ जाएंगे, और आगे आने वाले वीडियोस को और आसानी समझ जाएंगे, और आप उनका वेट करेंगे कि कब ये वीडियो आएगा। सो अब हम बात करते हैं, पहले दो चार्ट तो थे समझाने के लिए कि लॉजिक क्या है, क्योंकि बिना लॉजिक के अगर आप किसी से प्रेडिक्शन ले रहे हैं तो आप बस एक बिस्कुट की गोली खाकर आ जा रहे हैं, बिस्कुट या जीरा गोली खाकर आ जा रहे हैं उस व्यक्ति से, और लॉजिक पता नहीं। तो बिना लॉजिक के प्रेडिक्शन मुझे तो समझ में आज तक आई नहीं। सो सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको कैसे यूज करना है, ये वाला जो चक्र है इसे राहु प्लस मून ट्रांजिशन चक्र। अब ये राहु प्लस मून ट्रांजिशन चक्र क्या है, इसका 22 अप्रैल से भी कोई लेना देना नहीं है, जब राहु मेष में जा रहे हैं। ये आपके जीवन भर के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये चक्र कैसे यूज करना है, अब आपको कुछ स्थानों पे ग्रीन दिखेगा, जो सूदिंग पोजीशन है, जो अच्छी पोजीशन है राहु की फॉर योर मून साइन, यानी कन्या राशि में अगर राहु की अच्छी पोजीशन निकालें तो जब राहु मिथुन में जाएंगे तो कन्या राशि में शुभ फल देने के क्षमता रखते हैं। लेकिन कुंडली में एक रूल और है, गोचर में हमेशा ये देखा जाता है, ट्रांजिट में हमेशा ये देखा जाता है कि अगर कुंडली में किसी चीज का प्रॉमिस नहीं है तो ट्रांजिट वो नहीं दे सकता। तो ये सारा ट्रांजिट हम कब अप्लाई करते हैं,
हम इस ट्रांजिट को अप्लाई करते हैं जब नेटल चार्ट में, जब आपकी जन्म कुंडली में उस चीज का प्रॉमिस हो, वो दशाएं जो चल रही हैं वो दशाएं उसको देने में सक्षम हो, तब ट्रांजिट आकर उसको एग्जीक्यूट करके जाता है। और अगर आप इसे ज्यादा डिटेल में समझ जाएंगे इन चार्ट्स को, तो आप ये पिन पॉइंट कर लेंगे कि कब आपके साथ उस 1.5 साल के स्पैन में वो लाइफ का इवेंट होने वाला है जिसका आप वेट कर रहे थे। और हम यहाँ पर 2 ब्लैंक चार्ट है, इसमें हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे, जिससे फिर आप अपने कुंडली में लगा के देख सकते हैं। ये चक्र है। अब सपोज हमें निकालना है कि मिथुन राशि के लिए राहु का गोचर इस समय कैसा है। हमने जैसे देखा कि राहु जा रहा है मेष में और मून जा रहा है हमारा, उस समय मून है सिंह राशि में। तो अब थोड़ा आसानी के लिए मैंने 22 अप्रैल के लिए दोनों कॉलम्स को हाईलाइट करते हैं, इन दो पर फोकस करिए। और एक तीसरा कॉलम भी है तुला का, जो केतु का ट्रांजिट है एक्चुअली, और राहु और केतु एक साथ होते हैं, तो यहां पर हम उसको भी देखेंगे कि कैसे हर कुंडली के लिए सब कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ बेकार नहीं है, किस एरिया में आपके साथ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, किस एरिया में आपके साथ खराब इवेंट हो सकते हैं, वो आप कैसे निकालेंगे। इस चार्ट को देखिए जो आखिरी में आपको दिख रहा है। इस चार्ट के अंदर अब ये देखिए कि सबसे पहले इसमें एक पहला स्टेप पकड़ी जहां पर आपको ग्रीन दिख जाए। सबसे पहले ग्रीन दिख जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए राहु का ट्रांजिट शुभ फलदायी होगा। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि किस एरिया में ये शुभ फल देगा, वो हम निकालेंगे चार्ट के अंदर जाकर, ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। और आप अपने चार्ट में खुद देखकर बताएं कि आपके साथ वैसा हुआ, नहीं हुआ, या आपको कितनी संतुष्टि है उन चीजों से, और बाकी लोगों के प्रेडिक्शन से कंपेयर करके आप कमेंट में मुझे बताएं कि आपके लिए कैसा रहा। बट एक चीज इसमें अब ये देखने वाली है कि जो मून का ट्रांजिट है वो कॉपर साइन में है। कॉपर साइन में है मून का ट्रांजिट, क्योंकि मून सिंह में था उस समय। तो कॉपर के ट्रांजिट से हमें ये पता चलता है कि ये अगर यहां पर गोल्ड आ जाता तो ये एकदम एक नंबर वाली प्रिडिक्शन आप कहिए कि एकदम सब अच्छा अच्छा बता दीजिए कि भाई सब अच्छा अच्छा होगा। कर्क राशि में देखिए, अब देखिए कि यहां पर गोल्ड था, ये गोल्ड अभी एप्लीकेबल नहीं है। जिस समय राहु कभी जीवन में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और वो गोल्ड साइन होगा, यानी कि मेष राशि में ही चंद्रमा का गोचर हो रहा होगा, या उस समय मिथुन में हो रहा होगा, तब ये मिथुन राशि वालों के लिए एकदम शुभ फलदायी हो जाएगा। लेकिन अगर हम कर्क से कंपेयर करें, अब कर्क राशि वालों के लिए क्या होगा, जो मून साइन है। कर्क राशि वालों के लिए यहां पर ग्रीन मिल गया हमें, यानी राहु ने अपना नंबर दे दिया कि राहु ने बोला कि मैं शुभ फल देने में मैं सक्षम हूं, तो राहु के लिए हमें मिल गया सपोज 1 नंबर मिल गया। अब हम चलते हैं कर्क राशि वालों के लिए कि मून का सिंह राशि में गोचर कैसा है। यहां पर है सिल्वर, यहां सिल्वर आ गया, तो मून का भी शुभ फलदायी है, क्योंकि हमने गोल्ड के बाद सिल्वर का ही नंबर आता है, तो ये अच्छे प्रभाव तो देगा। यानी कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभकारी होगा राहु के पर्सपेक्टिव में। लेकिन केतु के पर्सपेक्टिव में कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ फलदायी नहीं होगा। अब इसे कुंडली में समझते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। सपोज आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है यहाँ 4 नंबर था, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये एक मैंने कर्क राशि, मून साइन कर्क है, 4 नंबर, एक राशि चंद्र है जिसकी, उस व्यक्ति को देखते हैं, राशि कर्क है सॉरी, जिसका चंद्रमा कर्क राशि में है। यहां पर अब राहु का ट्रांजिट कहां हो रहा है, ये रहा राहु और ये रहे केतु। और सपोज इस कुंडली में जो शुक्र का स्थान है, ये जन्म कुंडली ने, ये हमने गोचर के राहु और केतु को लिया है। जो सपोज इस कुंडली का जो नेटल शुक्र है, नेटल मतलब जो शुक्र एक्चुअली इस कुंडली में प्लेसमेंट है शुक्र की, वो सपोज 12वें भाव में थी, और सपोज मंगल की भी प्लेसमेंट यहां थी। एंड ये देखते हैं कि अब यहां पर राहु आया और ये केतु है, और केतु शनि के साथ है। अभी बाकी प्लैनेट्स को हम प्लेस नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपनी कुंडली में कैसे देखना है इसको। राहु का जो इंपैक्ट है वो कहां पर आया, राहु यहां गोचर करेंगे। अब हमने कहा राहु का गोचर शुभ फल देने में समर्थ है,
लेकिन क्योंकि केतु तुला में यहां पर खाली रिक्त स्थान है तो ये उतना समर्थ नहीं है, राहु समर्थ है। जो चंद्रमा का गोचर है वो हो रहा है उस समय सिंह राशि में, यहां पर चंद्रमा गोचर में विराजमान हो जाएंगे। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूं, सो अब रेड से लिखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा प्लैनेट कहां गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा ये गोचर का है, ये राहु गोचर का है और ये केतु गोचर का है। बाकी सारा जो ब्लू में है वो सब हमारा नेटल चार्ट है, जो हमारे जन्म कुंडली के ग्रह हैं। अब आप ये देखिए कि हम कह रहे हैं राहु का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, राहु का पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा तो अब इस जातक को किस तरह के इंपैक्ट मिलेंगे? लगन के लॉर्ड को ये प्रभावित कर रहा है राहु, और ये सप्तम के लॉर्ड को प्रभावित कर रहा है। सप्तम का लॉर्ड मंगल हुआ, लगन का लॉर्ड हुआ शुक्र, इसको प्रभावित कर रहा है राहु। इस इंसान के अगर मैरिज की बात चल रही है या मैरिज अवेटेड है, मैरिज बहुत टाइम से नहीं हो पा रही, तो ये राहु का गोचर मैरिज देने में सक्षम है। अगर कुंडली में प्रॉमिस है तो मैरिज हो सकती है। अब हम आते हैं कर्म पे। कर्म यानी कि 10वां स्थान, प्रोफेशन। प्रोफेशन में कैसा रहेगा? अब हमने कहा केतु बहुत अच्छा नहीं है, और केतु का मूवमेंट है यहां पर रिक्त स्थान आ रहा है, कोई ग्रीन सिंबल नहीं आ रहा। सो ये चार्ट केतु के लिए भी ऐसा ही बनेगा। हम यहाँ पास एग्जांपल ले रहे हैं, केतु के वीडियो में हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे केतु के बारे में, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे। तो ये आयरन आ रहा है, यहाँ पे लौह आ रहा है। अब लौह है तो प्रोफेशन में परेशानी होने की संभावना है। अब अगर आप देखिए कर्क राशि से 1 2 3 4 चतुर्थ में केतु का प्रभाव है। घर, फैमिली, बिजनेस से रिलेटेड, घर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उत्पन्न हो सकती है, लोन बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है केतु का। और ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चंद्र से दशम में राहु है। अब हम जो कह रहे थे प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, वो बैलेंस आउट हो जाएगी। प्रॉब्लम आएगी लेकिन क्योंकि राहु शुभ फलदायी है और चंद्र से दशम है, चंद्र से कर्म में एंटर कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, तो ये इंसान अपनी सारी समस्याओं से पार पा जाएगा। अब आप ये समझिए कि जो आपने अभी तक तोते जैसी प्रेडिक्शंस देखी होंगी, मैं तो उनको तोते जैसी प्रेडिक्शन कहूंगा जहां जिनका कोई बेस नहीं है, बस कि इन राशि वालों के साथ ये होगा, उस राशि वालों के साथ वो होगा, और एक डिस्क्लेमर कि भाई सारा देखकर कुंडली में प्रेडिक्शन करना। तो ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है। यहां पर हमने क्या किया? हमने सिर्फ मैथ्स को किया। तो सबसे पहले नंबर पे मैं थोड़ा सा चार्ट को ऊपर खिसकाकर कुछ थंब रूल लिख देता हूं, अगर आपने गोचर कभी समझना है जीवन में किसी चीज का। तो सबसे पहले हमने गोचर में क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि वो गोचर आपके लिए, आपके चार्ट के लिए कैसे फल देने में सक्षम है। तो राहु, और जब तक उस समय के चंद्रमा को नहीं देख लेंगे, गोचर के चंद्रमा को, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो हमें देखना चाहिए कि राहु केतु इन दोनों का मूवमेंट किस तरह के फल देगा। दूसरा, जब हमने निकाल लिया कि शुभ फलदायी है कि नहीं, अब आप उसे कुंडली में ले जाइए और ये देखिए कि कुंडली के अंदर ये किस तरीके का इंपैक्ट है, इन दोनों का जो गोचर का इंपैक्ट है। और सबसे पहले तो देखना है कि नेचुरल चार्ट में प्रॉमिस है कि नहीं है। मैरिज नहीं हो सकती किसी इंसान की, अगर कुंडली ये बता रही है तो आप गोचर कितना भी लगा लीजिए, मैरिज नहीं होगी। लेकिन मैरिज का प्रॉमिस है, दशा सपोर्ट करिए, मैरिज कब होगी ये अब ये ट्रांजिट प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ, इस ट्रांजिट के अंदर ये मैरिज होने की संभावना है। तो पहला आप गोचर का स्ट्रेंथ निकालिए कि उस गोचर की आपकी कुंडली में स्ट्रेंथ क्या आ रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे निकालिए कि नेटल चार्ट में, जन्म कुंडली में वो किन चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। तो इंपैक्ट ऑन नेटल चार्ट। और उसके बाद ये देखिए कि इन दोनों का सेटलमेंट देखिए कि गोचर का फल इंपैक्ट को देखिए तो हम सेटलमेंट निकालते हैं। तीसरे पे हमने सेटलमेंट निकाला कि दोनों आपस में एक दूसरे को, जैसे केतु का हमने मूवमेंट देखा उतना शुभफलदायी नहीं था, लेकिन राहु शुभफलदायी और एक चंद्र से दशम है इस समय, और दूसरा नेटल चार्ट में दशम है, तो एक प्लस आया एक माइनस आ गया। तो ये सेटलमेंट से स्कोर निकला कि प्रॉब्लम आएगी लेकिन चली जाएगी, तो उतना चिंता करने वाली बात नहीं है, उपाय की जरूरत है ही नहीं। और फिर आते हैं टाइमिंग पे कि इसका टाइमिंग कैसे सूट होगा। सो टाइमिंग के लिए जब आप देखें
तो इसमें बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। राहु और केतु पूरे 1.5 साल एक कुंडली में रहते हैं, लेकिन अगर किसी की मैरिज है, किसी की जॉब है, वो एक ही दिन होता है इस पूरे 1.5 साल में, वो एक दिन कैसे निकलेगा? तो बाकी ग्रहों का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल ने टाइमिंग के लिए, शनि जो है वो इस 1.5 साल के ड्यूरेशन में 2 बार मकर से कुंभ, मेरी राइटिंग थोड़ी अजीब है उसके लिए क्षमा, मकर से कुंभ, कुंभ से मकर, और फिर मकर से कुंभ, इस 1.5 साल में ये 3 बार ट्रांजिट करेंगे। तो हमें इनका भी ट्रांजिट निकालना पड़ेगा और सबको ओवरलैप करना पड़ेगा। अगर आपको इतना इंटरेस्ट है, आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाइए। तो मैंने इस पूरे गोचर के फॉर्मूले को नाम दिया है GIST फॉर्मूला। पहले गोचर देखिए, गोचर की स्ट्रेंथ देखिए, फिर उसका इंपैक्ट देखिए, फिर देखिए सेटलमेंट विद अदर प्लैनेट्स, और फिर उसकी टाइमिंग निकालिए। इससे आप किसी भी इवेंट को देख पाएंगे कि किस राशि वालों के साथ उनकी कुंडली के हिसाब से क्या होगा। इसके बिना अगर आपको कोई प्रिडिक्शन दे रहा है तो प्लीज तोता प्रिडिक्शन से बचिए अपने जीवन में। थोड़े से लॉजिक के साथ अगर आप किसी चीज को समझेंगे तो ज्योतिष एक सिंपल विषय है। मैथमेटिक्स करिए, मैथमेटिक्स के ऊपर अपना एस्टिमेट लगाइए। अब हमने क्या किया, मैथमेटिक्स करी। पहली मैथमेटिक्स क्या थी? पहली मैथमेटिक्स ये थी कि इसके अंदर हमने निकाला पूरा ओवरऑल एनर्जी कैसी आ रही है प्लैनेट्स की, कहां क्या कर रहा है। फिर हमने अपना एस्टिमेट लगाया बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, और उसके बाद हमने प्रिडिक्शन निकाली। तो पहले मैथ्स, फिर एस्टिमेशन, और फिर प्रिडिक्शन। सो आई होप आपके लिए वीडियो एनलाइटिंग रहा होगा। मैंने इसमें 12 राशियों की तोते जैसी प्रिडिक्शन को कवर नहीं करा है, बट हाँ मैंने इसमें ये तरीका बता दिया कि किस तरीके से आप किसी भी राशि के लिए किसी भी समय पर राहु किसी भी कुंडली में कहीं भी गोचर करेगा तो आप कैसे उसका इम्पैक्ट निकाल सकते हैं। अपनी कुंडली में ट्राई करिए, कमेंट में बताइए, मैं हेल्प करने के लिए हूँ। आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। जल्दी आएंगे केतु के ट्रांजिट के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।